आज के लेक्चर के अंतर्गत हमारा जो फिजिक्स में जैसा कि हम पढ़ा रहे थे, तो फिजिक्स में मेरा जो लास्ट का लेक्चर रहा है उसके अंतर्गत मैंने आपको ध्वनि बताई थी। तो ध्वनि क्या होती है, क्या है, इसके क्या गुणधर्म होती हैं, विशेषताएं, प्रकाश, सारा मैंने डिटेल से समझा दिया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत मैंने जो उदाहरण दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे, उसमें मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। साथ ही साथ जो तालाब की जो भी तरंगें होती हैं उसके बारे में बताए थे। और भी जो विद्युत जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार की क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं। तो उसमें मैंने जो प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश की जो तरंग होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, राइट। तो उससे संबंधित आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रकाश से ही है, ओके। तो प्रकाश के बारे में हम आपको आज डिटेल से समझाएंगे, क्योंकि प्रकाश एक बहुत बड़ा लेक्चर है और प्रकाश में बहुत सारे अलग अलग तथ्यात्मक जानकारी है। तो उसमें आप जानते हो कि जो प्रकाश है, तो प्रकाश को आप जो फील करते हो एनर्जी के रूप में, ओके। तो जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश होता क्या, तो आप साधारण रूप में क्या बता सकते हैं कि यह एक प्रकार की ऊर्जा ही है। क्या है ये? ऊर्जा है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर ऊर्जा होती है तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका एक अपना खुद का द्रव्यमान होता है, ओके। बिना द्रव्यमान की ऊर्जा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप जानते हो जो आइंस्टीन रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा कि अगर कहीं पे अगर ऊर्जा है, ओके, कहीं पर अगर ऊर्जा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर द्रव्यमान उपस्थित है। क्या है? द्रव्यमान उपस्थित है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ ऊर्जा है, द्रव्यमान नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा द्रव्यमान से ही उत्पन्न होती है। अगर कोई चीज़ वहाँ उपस्थित है, द्रव्यमान उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ ऊर्जा होगी, निश्चित ही होगी, क्योंकि द्रव्यमान में ऊर्जा होती है, क्योंकि द्रव्यमान ही ऊर्जा से ही मिलकर बना होता है। तो जैसा जैसे द्रव्यमान कम होता जाएगा तो उसकी एनर्जी जैसे जैसे लॉस होगी तो 100% द्रव्यमान कम होगा। अगर उसमें द्रव्यमान उपस्थित है तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा है। अगर वो निश्चित रूप से नष्ट होगा तो ऊर्जा अगर जब उसमें से निकलेगी तो द्रव्यमान नष्ट होगा। जैसे कोयला है, तो कोयला आप देखते हो कि कोयला को जब आप जलाते हो, राइट, तो उसमें से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, ओके, एनर्जी निकलती है, उसमें वो गैस रूप में ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए आप देखते हो कि कोयला धीरे धीरे जैसे जैसे उसे जलाते हो तो वो क्या होता जाता है, नष्ट हो जाता है, राख बन जाता है, तो उसमें क्या है कि जो भी उसकी ऊर्जा होती है वो भाप बनके या एनर्जी बनके वो वायुमंडल में प्रवेश कर गई। यही कारण है कि जहाँ भी ऊर्जा होती है तो 100% है वहाँ द्रव्यमान होगा। यही अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन निश्चित रूप से यही कहते हैं कि अगर जहाँ भी अगर ऊर्जा है, हमारे ब्रह्मांड में अगर ऊर्जा है तो 100% श्योर है कि वहाँ द्रव्यमान होगा। विदाउट द्रव्यमान की ऊर्जा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऊर्जा ही द्रव्यमान से उत्पन्न होती है। तो यही कारण है कि जो प्रकाश है, तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका भी तो खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। तो प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है? उसका खुद का अपना एक फैक्टर है, अर्थात वो सूर्य है, ओके। तो सूर्य से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। अब ये प्रकाश जो सूर्य से उत्पन्न होता है, तो आप जानते हो कि सूर्य में ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ये ऊर्जा उत्पन्न जो हो रही है, उसमें आप जानते हो कि सूर्य में संलयन और विखंडन दो प्रक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? संलयन और विखंडन दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो सूर्य में संलयन विखंडन होती हैं। तो इस संलयन विखंडन के माध्यम से ही ये क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे सूर्य घूमता है, खुद के भी चक्कर लगाता है और मंदाकिनी के भी चक्कर लगाता है, तो निश्चित रूप से उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आप जानते हो कि अगर सूर्य अगर घूम रहा है तो 100% है उसमें विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी और चुंबकीय धारा भी उत्पन्न होगी, राइट। क्योंकि आप जानते हो चुंबकीय धारा तभी उत्पन्न होती है जब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, आप जानते हो कि हमारा जो प्रकाश होता है ये बेसिकली कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग टाइप का होता है। कैसा होता है?
ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय टाइप का होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि प्रकाश जो है तो तरंग ही, लेकिन ऊर्जा का रूप है तो तरंग है। क्योंकि तरंग तो आप जानते ही हो कि एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर विस्थापित करती है किसी के माध्यम के द्वारा, तो उसे तरंग कहा जाता है। अब ये तरंग जो है बेसिकली क्या किया है तो विद्युत और चुंबकीय तरंग है, कौन, प्रकाश है। तो इसमें होता क्या है कि विद्युत चुंबकीय दोनों टाइप का पाया जाता है। तो इसलिए आप जानते हो कि जो प्रकाश होता है ये किसी भी क्षेत्र में कहीं भी प्रवेश कर जाए, इस पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, राइट, नहीं इम्पैक्ट पड़ता है। इसका कारण यही है कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों की गुणधर्म पाए जाते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय पे डिपेंड करती है और चुंबकीय विद्युत पे ही डिपेंड करती है। इसलिए आप जानते हो इसके जो आवेश होते हैं, राइट, आवेश होते हैं वो आप जानते हो Q प्लस माइनस है, जो भी आवेश हैं वो एक्चुअली में इसमें दोनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप जानते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी प्रकार की आप विद्युत धारा गुजार दो प्रकाश से या चुंबकीय धारा गुजार दो तो उससे कोई प्रभाव प्रकाश पे नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश खुद में विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक रूप होता है। यही कारण है कि आप जानते हो कि हमारे जो भी हम सौरमंडल ये आप जानते हो कि जो भी हम क्या करते हैं विद्युत धारा बनाते हैं वो प्रकाश से बनाते हैं, राइट। किससे बनते हैं? सौर ऊर्जा से बनाते हैं। सौर ऊर्जा होती है, सौर मतलब सूर्य की ऊर्जा, सूर्य क्या, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का जिससे हम चीज़ें प्रकाशित कर सकें, जो चीज़ें विजुअल हो जाएं, वो प्रकाश है। लेकिन आप जानते हो प्रकाश तो तभी आएगा जब उसमें ऊर्जा भी होगी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा ही होती है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा इतना होता है कि प्रकाश से चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन हम देखना ही एक जैसे इसमें अलग अलग हम आपको बताएंगे नेक्स्ट कि इसमें गामा किरण भी होती है, एक्स किरण भी होती है, अल्ट्रा वायलेट होती हैं, इसी में आपकी देखा जाए तो इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं, रेडियो वेव होती हैं, विजुअल लाइट होता है, सारा की सारा आपको इसमें प्रकाश में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सूर्य का जो प्रकाश है इसमें सब पाया जाता है। तो इसमें एक प्रकार से ऊर्जा भी तो होती है, राइट। विजुअल लाइट के साथ साथ आप जानते हो इंफ्रारेड भी होती है जो हमको एनर्जी फील कराती है, ओके। तो ये सारा कुछ इसमें उपस्थित होता है। तो यही कारण है कि जो विद्युत धारा और चुंबकीय जो तरंगें होती हैं ये इसी में ही पाई जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि डायनमो आपने देखा है, राइट। जो डायनमो होता है ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो आप जानते हो कि इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है, राइट। क्या होता है, मैग्नेट होता है। और यही मैग्नेट क्या करता है, जब ये घूमता है, राइट, जैसे ही घूमता है तो इस पे ऊपर जो लगा होता है एक काइल लगी होती है तार की, ओके। क्या लगी होती है, काइल लगी होती है तार की। तो ये जो काइल जो तार की ऊपर लगी होती है ये तार की एक प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो तार अगर होगा तो वहाँ 100% की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही उत्पन्न होता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है कि वहाँ पर जैसे मैग्नेट घूमती है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, राइट। तो विद्युत क्षेत्र जैसे उत्पन्न होता है विद्युत धारा बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि यांत्रिक से जो विद्युत धारा जो बनाती है वो डायनमो बनाता है मैग्नेट जब घूमती है इसकी, क्योंकि मैग्नेट अंदर की होती है लोहे टाइप की, उसके ऊपर तार लगा होता है काइल और उसी को वो टच करके घूमता है। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र फिर वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है क्योंकि विद्युत बनती है, ओके। यही कारण है कि जो प्रकाश होता है तो प्रकाश में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे सूर्य घूमता है, ओके, जैसे ही सूर्य घूमता है तो सूर्य में घूमने से ये संलयन विखंडन क्रियाएं होने लगती हैं। यानी कि संलयन विखंडन मतलब क्या है कि जो भी इसमें हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन का हीलियम में जैसे ही कन्वर्ट होती हैं तो हाइड्रोजन का जब जैसे हीलियम में बनती है तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, ओके। और यही एनर्जी जो होती है एक प्रकार से प्रकाश के रूप में हमारे पृथ्वी तक आती है, राइट। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ही है, मैंने आपको बताया। तो यही बात जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो भी यही कहते हैं कि अगर कहीं भी अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, राइट। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था E बराबर mc स्क्वायर, राइट। तो E बराबर mc स्क्वायर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे
एनर्जी उसकी बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रकाश का वेग बढ़ रहा है तो 100% है वह द्रव्यमान नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? द्रव्यमान नष्ट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी। तो द्रव्यमान, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वहाँ पर इतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होगी। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा पदार्थ होगा तो वहाँ उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो द्रव्यमान, जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाएगा, इसका मतलब है एनर्जी नष्ट होती जाएगी। तो यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर वहाँ पे एनर्जी अगर 100% नष्ट, एनर्जी अगर जहाँ रिलीज हो रही है तो 100% है, वहाँ द्रव्यमान क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। और जितना ज़्यादा द्रव्यमान नष्ट होगा तो उसमें से जो एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। ओके, जितनी तेज द्रव्यमान नष्ट होगा उतनी तेज एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो द्रव्यमान नष्ट होगा उतनी तेज। तो जैसे रिलीज हुई, और एनर्जी क्या है? एक प्रकार का हम कह सकते हैं प्रकाश है, तो वो भी जो वेग है, एनर्जी का जो वेग है उतना ही तीव्र होगा। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर प्रकाश या वेग, ठीक, या एनर्जी का वेग जो है जितनी ज़्यादा तेज होगा तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी बहुत तेज रिलीज हो रही है, और इसका मतलब है उसका द्रव्यमान बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है, तो उसकी गति उतनी ही स्पीड होती है। तो तभी अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि जो प्रकाश है एक प्रकार से देखा जाए तो ये सूर्य से जो द्रव्यमान से उत्पन्न हो रहा है, और द्रव्यमान क्या है? पदार्थ है, और कोई भी द्रव्यमान होता है तो वो कण की भांति होता है, कणकीय, ठीक, कणीय भांति होता है, कण की भांति होता है, यानी कि उसमें कण होते हैं। क्या होते हैं? कण, क्योंकि पदार्थ तो कण ही होते हैं, क्योंकि सूक्ष्मतम कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप के जो कण होते हैं, तो वो उससे बना होता है। ओके, किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है वो एक कड़ी की भांति है। कैसा है? सूर्य का जो प्रकाश, इन्होंने कहा है क्योंकि ये द्रव्यमान से उत्पन्न होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो उन्होंने ये कहा है कि ये कड़ी की भांति है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की ही केवल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रकाश हो, जरूरी नहीं कि वो सूर्य का प्रकाश हो, आप प्रकाश कोई भी ले लीजिए, आप डिब्बी का ले लीजिए, कहीं प्रकाश ले लीजिए, बिजली का प्रकाश ले लीजिए, तो 100% है वो कण की भांति ही है, कड़ीय भांति है, यानी कि प्रकाश कोई भी हो सकता है, सूर्य का हो सकता है, किसी बिजली लाइट का हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि बल्ब का प्रकाश मान लो, या हम कह सकते हैं कि मिट्टी के तेल से हम कोई भी अगर ऊर्जा जलाते हैं, तो कोई भी प्रकाश हो तो वो कड़ी की भांति होता है, क्योंकि पदार्थ जल रहा है तो निश्चित रूप से पदार्थ जो होता है उसमें कण मौजूद होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, तो अगर वो कण नष्ट होंगे तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होगा, और प्रकाश जब नष्ट होगा तो 100% जब कण नष्ट हो रहे हैं तो वो प्रकाश कण से ही तो मिलकर बना है, तो 100% कह सकते हैं कि वो कड़ी की भांति है। तो यही बात कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन कि जो प्रकाश होता है वो एक कड़ी की भांति काम करता है। ओके, तो ये बात आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्रकाश जो होता है वो कड़ी की भांति होता है, और राइट, जब ये आगे चलता है, ओके, जब ये प्रकाश आगे चलता है तो आप जानते हो कि वो इस एक दिशा से जब दूसरी दिशा की ओर चलेगा, यहाँ से दूसरी चलेगा, तो ये आप जानते हो एक सीधी रेखा में जैसे ऐसे चल रहा है। ओके, तो सीधी रेखा में इन्होंने कहा कि अगर ये कड़ी की भांति है, राइट, ये कड़ी की भांति है इन्होंने कहा, तो इन्होंने स्पष्ट ये कर दिया कि जो प्रकाश है तो ये एक, जब ये किसी वायुमंडल से गुजरता है तो 100% है कि ये प्रकाश है यहाँ से उपस्थित, यहाँ पे द्रव्यमान होते हैं, यहाँ पे कुछ धूल के कण होते हैं, इनसे टकराते हुए वो सीधी रेखा में कड़ी की भांति चला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये सीधी रेखा में चलेगा तो इसमें उपस्थित जो कड़ी के प्रकाश होते हैं वो ऊर्जा को ट्रांसफर करते जाते हैं, राइट, एक चालन की तरीके से। जैसे आप जानते हो चालन, तो चालन में होता क्या है कि ऐसे चिपके होते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से आप जानते हो कि प्रकाश में भी आप जानते हो कि ये प्रकाश जो भी गति करता है, ओके, तो ये निश्चित रूप से क्या है कि जैसे गुजरता है वायुमंडल से गुजरता है तो उसमें क्या होते हैं, गैस के अणु होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो उनसे क्या है ये टकराता है, और जैसे ही टकराता है तो उसमें उपस्थित जो भी यहाँ पे कण होते हैं तो उनसे कणों से टकराते हुए आगे तीव्र सीधी रेखा में ये गति करता हुआ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये कड़ी की भांति होता है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो कड़ी की भांति एक सीधी रेखा में वो गति करते हुए पृथ्वी तक आता है।
कौन कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश क्या है, कड़ी की भांति है। और जब उसमें कण हैं तो वो जो भी कणों से वो जो कण हैं, एनर्जी के जो कण हैं, तो वो जिन धूल या कणों किसी से भी टकराएगा जाके तो उनसे वो उन्हें ऊर्जा प्रदान करेगा, राइट। और वो कण दूसरों को ऊर्जा प्रदान करेगा, वो कण दूसरी ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से जो प्रकाश आता है वो एक सीधी रेखा में कड़ी की भांति हमारे पास आता है। ये कौन कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये बात स्पष्ट कर दी, लेकिन आप जानते हो कि इस पर जैसे और रिसर्च हुई तो जो मैक्स प्लांक रहे हैं उन्होंने भी इस पर रिसर्च की है। तो उन्होंने प्रकाश के बारे में क्या सिद्धांत दिया ये थोड़ा समझ लो। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो साफ कह दिया ये कड़ी की भांति है और कड़ी के रूप में ही सीधी रेखा में चलता है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। ओके, लेकिन आप जानते हो कि इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने तरंग की भांति कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन बाद में जब मैक्स प्लांक आए तो मैक्स प्लांक ने जब जानकारी इसमें जुटाई, रिसर्च की, तो उन्होंने स्पष्ट इस चीज़ को किया कि जो सूर्य का प्रकाश है, या हम कह सकते हैं प्रकाश जो है, ओके, वो एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि एक तरंग की भांति है। कैसा है? तरंग की भांति है। तो मैक्स प्लांक ने इस सूर्य के प्रकाश या प्रकाश को उन्होंने तरंग की भांति उन्होंने स्पष्ट किया। तो मैंने आपको जैसा कि बात बोला था कि जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि अनुप्रस्थ तरंग होती क्या है, एक्चुअली में मैंने आपको क्लियर किया था। तो अनुप्रस्थ तरंग में आपने देखा हो कि इन्होंने जो मैक्स प्लांक रहे हैं, राइट, तो इन्होंने प्लांक जी ने एक जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है, राइट, जो प्रकाश है ये क्या है, तरंग की भांति कार्य करता है। इसकी जो प्रकृति है वो तरंग के रूप में है, तरंग के रूप में इसकी प्रकृति है, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि जो सूर्य का प्रकाश है, ओके, सूर्य का प्रकाश है तो इसमें कहीं ना कहीं कंपन होता है। इन्होंने क्या कहा कि इसमें कंपन होता है, ओके, क्या होता है? कंपन होता है। कंपन होते हुए ये आगे बढ़ता है। यानी कि जैसे आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक अगर प्रकाश जा रहा है, राइट, तो ये प्रकाश जो जा रहा है तो ये निश्चित रूप से ऐसे जाता है, कंपन करते हुए जाता है। ओके, कैसे जाता है? ये कंपन करते हुए जाता है, ओके, इस टाइप से कंपन करते हुए जाता है। तो कंपन करते हुए जाने का उन्होंने कारण इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने स्पष्ट ये कहा कि जो सूर्य का प्रकाश है, ओके, तो सूर्य के प्रकाश में एनर्जी कंटिन्यू नहीं आती है, राइट, कंटिन्यू नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया था कि जो सूर्य का प्रकाश से जो एनर्जी आती है, राइट, सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी आती है उसमें अगर आप देखोगे कि वो जैसे जैसे उसमें सूर्य में संलयन होता है, ठीक, सूर्य चक्कर लगाता है तो संलयन जैसे जब होता है तो संलयन एवं विखंडन दो प्रक्रियाएं होती हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे संलयन और विखंडन पे बात नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा समझ लीजिए। जो सूर्य में संलयन और विखंडन होता है तो इससे क्या है कि सूर्य में एनर्जी रिलीज होती है, राइट, और वो एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यू पृथ्वी पे नहीं आती है, जबकि वो क्या होती है, एक इस मतलब समूह के रूप में होती है, यानी कि एक बंधन के रूप में आती है। कैसे आती है? बंधन के रूप में इकट्ठी होती है, वो सीधा पृथ्वी पर आती है। तो उन्होंने जो एनर्जी का जो बंधन के रूप में बोला तो उन्होंने इसका एक रूप दिया फोटान, राइट, क्या दिया था? फोटान। तो फोटान जो शब्द है ये उन्होंने कहा कि जो फोटान है ये एनर्जी के जो अणु होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। ओके, तो ये जो फोटान है, ये फोटान जब वहाँ से सूर्य से जब बनते हैं, वहाँ से एनर्जी जब बनती है तो वहाँ से रुक रुक के आते हैं, रुक रुक के जैसे आते हैं तो ये कंपन करते हुए आते हैं। कैसे आते हैं? कंपन करते हुए आते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो प्रकाश है, राइट, तो ये जो प्रकाश है ये क्या है? एक प्रकार से क्या है? तरंग है, राइट, क्या है? ये तरंग है। उन्होंने कड़ की बात नहीं की, उन्होंने तरंग की भांति काम किया, बात की है कि ये प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में हमारे पृथ्वी तक आता है, राइट। तो अब बात ये आती है
कि ये जो तरंग के रूप में आ रहा है, राइट, ये तरंग के रूप में आ रहा है, तो इसका निश्चित रूप है ये कंपन कर रहा है। तो प्रकाश कंपन कर रहा है क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि ये फोटान के रूप में, बंधन के रूप में आता है। ये मतलब बंधन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक पूरा की पूरा एक बंडल, क्या बोलते हैं, बंडल के रूप में आता है। बंडल, जैसे एनर्जी के ये बंडल होते हैं, राइट, जो एनर्जी है इसके ये बंडल होते हैं, और इन बंडलों को ही इन्होंने फोटान बोला था। ये जो बंडल हैं ऊर्जा के, इसको ही इन्होंने फोटान बोला, राइट। अब यही फोटान क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी तक आते हैं, तो ये फोटान सीधी रेखा में ना करके क्या आते हैं, ये कंपन करते हुए आते हैं, मतलब ऐसे हिल हिल कर आते हैं, ऊपर नीचे इस टाइप से। देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहा है तो 100% है वो प्रकाश जो आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है। कैसा आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि ये जो कंपन कर रहे हैं, राइट, ये जो कंपन कर रहे हैं, तो ये कंपन करके ही आता है, जिसको इन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का क्या है, फोटान है। क्या है ये, फोटान है, राइट। तो फोटान से ही इस टाइप से चल के ये पृथ्वी तक आता है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट। तो उन्होंने इसीलिए कहा फोटोन है क्योंकि ये बंडल के रूप में आता है, और बंडल को उन्होंने क्या बोला, फोटान बोला। चलिए, अब ये कंपन करता है, तो आपको पता है कि ये आप जानते हो, जैसे ये सीधा इस टाइप से चल रहा है, ओके, इस टाइप से चल रहा है प्रकाश, तो ये यहाँ से इस दिशा से यहाँ तक चल रहा है, तो इसकी दिशा तो सीधी है, इसकी दिशा तो सीधी है, लेकिन आप जानते हो कि ये चल तो सीधा रहा है, लेकिन कंपन करके चल रहा है, हेड डोल की, जैसे सर्प की जो चाल होती है, कैसी होती है, वो भी एक प्रकार की कंपन की टाइप की होती है। ओके, तो ये इस टाइप से चल रहा है। तो आप जानते हो कि यहाँ से जो एनर्जी निकली है, तो वो इस टाइप से जाएगी, फिर इस टाइप से जाएगी, यहाँ से इस टाइप से जाएगी, इस टाइप से जाती हुई ये आगे बढ़ती है। बढ़ती तो आगे ही है, लेकिन वो कंपन करते हुए बढ़ती है। ओके, चलिए, तो वो एक बंडल के रूप में बढ़ती है। यहाँ से बंडल एक निकला, एनर्जी का बंडल निकला, फिर इस टाइप से मुड़ा, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, इस टाइप से। यानी कि उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। और मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषता होती है, कि ये इसकी जो दिशा होती है और कंपन की दिशा होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। दिशा तो होती है, जैसे तरंग की दिशा होती है वो सीधी होती है, लेकिन जो तरंग में उपस्थित जो कण होते हैं उनका जो कंपन होता है वो 90 डिग्री ऊपर नीचे होता है, राइट। जैसे मैंने कहा था आपको, लंबवत होता है, यानी कि इस टाइप से 90 डिग्री, ठीक। आप देखोगे तो यहाँ से ये 90 डिग्री कोण बनाता है, ओके, इस टाइप से 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसका मतलब है कि अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो एक अनुप्रस्थ टाइप का है। कैसा है, अनुप्रस्थ टाइप का है। तो ये अनुप्रस्थ टाइप का कहने वाले कौन थे, ये थे आपके मैक्स प्लांक। चलिए, अब बात आएगी कि इसको अगर हम और डीपली जैसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि आप जानते हो कि ये जो प्रकाश है, राइट, तो इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि तरंगदैर्घ्य आती है। इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, थोड़ा मोटा समझ लीजिए, तरंगदैर्घ्य है। इसके बाद आप जानते हो कि इसमें तरंगदैर्घ्य है तो इसका अपना वेग होता है, इसको भी समझेंगे। इसके बाद इसमें हम आवृत्ति को समझेंगे कि आवृत्ति क्या होती है, और आवर्तकाल को समझ लेंगे, ठीक। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, और इसका जो सीधा संबंध जो होता है वो प्रकाश से ही होता है, राइट। क्योंकि प्रकाश जो है वो किसकी भांति चलता है, अनुप्रस्थ तरंग है उसकी भांति चल रहा है, कंपन करके चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें क्या उत्पन्न हो रही है, तरंगदैर्घ्य उत्पन्न हो रही। साथ ही साथ इसमें आयाम भी होता है, तो आयाम को भी समझ लो, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि जुड़ा इसका पोर्शन होता है, तो इस टाइप से आप इसमें समझ सकते हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जो प्रकाश गतिमान करता है, तो उसमें निश्चित रूप से तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होगी, ओके। और तरंगदैर्घ्य जब उत्पन्न होती है तो उसका खुद का अपना वेग होता है, तो उस वेग के माध्यम से वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, ओके। अब चीज़ें ये हैं कि जैसे यहाँ से अगर प्रकाश यहाँ जा रहा है,
तो इस टाइप से जिस चल रहा है तो ये निश्चित रूप से इस टाइप से बढ़ रहा है। ओके, तो आप जानते हो कि यहाँ से लेकर के और ऊपर जो मैक्सिमम जितना इसका ऊपर का जो शीर्ष है, राइट, तो शीर्ष पे जितना मैक्सिमम इसका जो शीर्ष होता है कंपन का, तो उस शीर्ष को हम आयाम कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, क्योंकि उस मैक्सिमम वो कितने आयाम तक जा सकता है, उसकी ऊपर जो मैक्सिमम क्षमता है कंपन की वो कितनी है, वो उसको आयाम को डिसाइड करता है, राइट। और जैसे ही वो आयाम को डिसाइड करता है उस टाइप से वो 90 डिग्री नीचे टर्न हो जाता है, तो 90 डिग्री नीचे घूम जाता है इस टाइप से। तो आप जानते हो तो दोनों ओर ये 90-90 डिग्री के कोण बन जाते हैं इसके। तो इसी टाइप से ये नीचे आता है, तो यहाँ से इस टाइप से ये मुड़ता है, क्योंकि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो आप जानते हो कि जो तरंग दैर्घ्य है, राइट, तो तरंग दैर्घ्य ऊपर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, वो कितना है 180, और नीचे से यहाँ तक आएगी 180, यानी कि ये एक कंपन हो गया। क्या हो गया? एक कंपन, यानी कि तरंग दैर्घ्य जो होती है वो एक कंपन करती है। क्या करती है? एक कंपन करती है पूरा की पूरा तरंग दैर्घ्य। तो एक कंपन में जितनी दूरी तय होती है, सुनना ध्यान से, एक कंपन में जितनी दूरी तय होती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जितनी दूरी तय होती है, आप देखो नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, हम समझाते हैं, नोट्स आप साथ साथ बनाते रहो, अच्छी बात रहेगी। जितनी दूरी तय होती है वो उसकी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है, राइट। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब ये कंपन जो है अगर पास पास में है, राइट, बिल्कुल पास पास में है, तो वहाँ पे उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। क्या होती है? आवृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो तरंग दैर्घ्य होती है ये इस टाइप से भी हो सकती है, राइट, और तरंग दैर्घ्य इस टाइप से भी हो सकती है। तो तरंग दैर्घ्य तो यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो उसको डिसाइड करती हैं, क्योंकि तरंग दैर्घ्य को आप उसकी दूरी के हिसाब से आप कंफर्म नहीं कर सकते हो। कारण यही है कि वो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करेगी। क्यों? आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, ओके, आवृत्ति जितना ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य जो होती है वो उसकी उतनी ही कम होती है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम हो जाएगी। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो वो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। अब जितनी आवृत्ति कम होगी उतनी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य हो जाती है जा करके। तो आप एक चीज़ यहाँ देखिएगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो इसकी एक पूरी क्या है आपकी, उसकी एक क्या है पूरी, ये इसकी एक पूरी तरंग दैर्घ्य है। तो यानी कि एक कंपन में तय की गई दूरी उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो एक कंपन क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री ये होता है और 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक ये होता है। तो पूरा की पूरा इसका 180 डिग्री ये होता है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर चलिए तो इसकी जो दिशा होती है, सीधी रेखा की जो दिशा है, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 10 मीटर है, राइट, और ये आपको लगता है कि ये कितना होगा, तो आप जानते हो कि ये दिशा और कंपन डिफरेंट है, ये 10 मीटर नहीं होगा। आप यहाँ से यहाँ तक देख लोगे तो इसको जब आप सीधा करोगे तो ये आपका इससे 1.5 गुना ज़्यादा बैठेगा जा करके, राइट। तो इसलिए इसको हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं कंपन को दिशा से, क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप की होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन इसको मेजरमेंट करने के लिए आप क्या कीजिए, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर का जो शीर्ष है, 2 शीर्ष यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और यहाँ की शीर्ष यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। तो इनके ऊपर के शीर्ष और नीचे के शीर्ष दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं, राइट। क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं, राइट। अगर बराबर नहीं होंगे तो वो वहाँ पे तरंग दैर्घ्य नहीं हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा याद रखना, इनका जो मेजर किया जाता है वो ऊपर के शीर्ष और नीचे के गर्त, यानी कि नीचे के गर्त, हम इनको गर्त कर बोल सकते हैं, नीचे के यहाँ से यहाँ तक ये गर्त हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये शीर्ष हो गया। ये और ये दोनों क्या होते हैं, इनकी जो दूरियाँ होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। और इन दूरियों को अगर आप देखोगे, इन दूरियों को अगर नाप लो और इसकी पूरी की पूरी ये माप कर लो, बराबर बैठेगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो इस टाइप से, राइट, देखना इस टाइप से। अब चीज़ देखो, यहाँ से और यहाँ से इसका मापन कर लो, राइट, और यहाँ से यहाँ तक इसका मापन कर लो। तो एक कंपन का जो तरंग दैर्घ्य होती है, राइट, एक कंपन की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका अगर हम देखें, उसकी लंबाई मतलब लेंथ देखें,
ठीक, दूरी देखें तो आप जानते हो कि ऊपर के दो शीर्ष मिला लो, उसकी रेखा, उसकी दूरी, और नीचे गर्त की दूरी, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, राइट, क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो इनकी जो दूरी जितनी होगी वो एक कंपन द्वारा तय की गई जो तरंग दैर्घ्य की दूरी होती है वो बराबर हो जाती है जाके, राइट। तो इसलिए तरंग दैर्घ्य को हम वैसे नहीं माप सकते हैं, उसको हम मापेंगे उसकी शीर्ष और उसके गर्त से मिला करके हम मेजरमेंट कर लेंगे। इस टाइप से हम तरंग दैर्घ्य को माप सकते हैं कि वो कितनी दूरी तय की गई है, तरंग दैर्घ्य ने कितनी दूरी तय की गई है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति पर डिपेंड करती है, तो इसलिए तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, हर चीज़ में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश में भी आप जानते हो कि रेडियो वेव जो होती तरंगें होती हैं उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आवृत्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए आप जानते हो, अभी हम समझाएंगे आवृत्ति क्या होती है, तो उसमें आवृत्ति कम होती है, राइट, क्योंकि आप जानते हो वो दूर दूर पैर रखेगा, मतलब दूर दूर, मतलब जैसे जिसमें आप जानते हो कोई पर्सन लंबा है, राइट, तो उसके पैर बड़े बड़े हैं, तो उसमें आप जानते हो जब वो रेस लगाएगा तो वो अपनी आवृत्ति इतनी ज़्यादा नहीं रख पाएगा, आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति डिपेंड करती है ऊर्जा पे, जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा आवृत्ति होगी। तो आप जानते हो कि वैसे इसका फार्मूला देखा जाए तो E बराबर क्या होता है, आवृत्ति यानी कि म्यू, ठीक, और ये H लग जाता है क्योंकि ये प्लांक है, ये 100%, क्योंकि कोई भी नियतांक लगता है वो ये डिसाइड करता है कि ये चीज़ में परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो सत्य है वो अटल सत्य हैं। तो इस प्रकार से प्लांक नियतांक अपना लगा देते हैं, ये बात श्योर है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा इसकी आवृत्ति होती है। तो आप जानते हो कि जो चीज़ लंबे लंबे जैसे पैर रखते हैं, राइट, तो उसकी आवृत्ति कम होती है, अर्थात उसमें एनर्जी कम होती है, और जो फास्ट भागता है, रेस लगाता है, तेज गति से तीव्र चलता है, तो उसमें आवृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उतनी तेज चल रहा है, यानी कि आवृत्ति ज़्यादा है, वो मतलब इस टाइप से इस आवृत्ति ज़्यादा है, यानी कि वो जल्दी जल्दी कदम रख रहा है, जल्दी जल्दी कदम रखने का मतलब है उसमें ऊर्जा ज़्यादा है, और वो जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी तो उसकी जो वेवलेंथ है, लंबाई है, यानी कि दूरी है, वो उतनी ही कम होगी, क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगी, आवृत्ति ज़्यादा होने वाली एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, इसलिए वो थक जाएगा जल्दी, और वो थक जाएगा तो कम दूरी चल पाएगा। जिसमें एनर्जी कम होती है और आप जानते हो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है तो लंबी दूरी तक तय कर लेता है। आवृत्ति कम होती है, एनर्जी कम होगी तो आवृत्ति भी कम होगी, तो आवृत्ति कम है तो निश्चित रूप से वो बहुत दूरी तक चल पाएगा, लंबी लंबी दूरी रख के, क्योंकि वो स्लो रखेगा, दूर दूर रखेगा, वह दूर दूर रखेगा, लेकिन वो तेज नहीं चल पाएगा, चलेगा स्लो लेकिन दूर दूर पैर रख के चलेगा, तो वो लंबी दूर तक चला जाता है। तो इसलिए आप जानते हो कि जो रेडियो वेव होती हैं ये चलती तो स्लो हैं, लेकिन ये बहुत दूर तक चली जाती हैं, और जबकि गामा किरण आप देखोगे ये बहुत तेज चलती है, लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि इसकी एनर्जी सीमित होती है, तो इसलिए एनर्जी इसकी बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। तो ये बहुत ही तेज चलती है लेकिन थोड़ी देर के लिए चलती है और थक जाती है, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी स्पष्ट। तो यही कारण है कि आप जानते हो कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपको एक कंपन द्वारा जो तय की गई दूरी है वो उसकी एक तरंग दैर्घ्य कहलाती है, राइट। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि एक पूरा जो चक्र होता है वो एक पूरा चक्र जितनी दूरी तय होती है, इस चक्र में जितनी दूरी तय होती है वो उसका क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। या हम कह सकते हैं जो 360 डिग्री अगर कंपन हो रहा है तो 100% है, तो वो 360 डिग्री में जितनी दूरी तय हो रही है 360 डिग्री के अंतर्गत या एक चक्र के अंतर्गत जितनी दूरी भी तय हो रही है वो उसकी एक तरंग दैर्घ्य होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखें तो आवृत्ति क्या है, आप इसको थोड़ा समझ लो। तो आवृत्ति आप जानते हो कि 1 सेकंड में, यानी कि एकांक टाइम में, यानी कि एकांक समय में, एकांक समय कह सकते हैं या 1 सेकंड कह सकते हैं, वो आप समझ सकते हो। हम 1 सेकंड एग्जांपल ले लें या एकांक समय ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ओके। या हम कह सकते हैं एकांक समय में, एकांक समय के अंतर्गत जितनी दूरी तय होगी, राइट, एकांक समय में जितनी दूरी तय होती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी कि एकांक समय में जो भी तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी ही होती है, या समझ लो तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी ही होती है।
तो तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की दूरी है। तो ये तरंग दैर्घ्य एकांक समय में तरंग दैर्घ्य द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। एकांक समय में हम कह सकते हैं 1 सेकंड में जितनी भी तरंग दैर्घ्य द्वारा तय की गई जो दूरी है, तरंग दैर्घ्य द्वारा जो तय की गई दूरी है, वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। यानी कि 1 सेकंड में जितनी भी तरंग दैर्घ्य हो जाए, जितनी भी वो दूरी हो जाए, तो उसकी वो आवृत्ति कहलाती है, राइट। अब तरंग दैर्घ्य द्वारा, अब अगर उसमें तरंग दैर्घ्य अगर वो उसमें एनर्जी ज़्यादा है तो 100% है कि वो बहुत जल्दी स्पीड में चलेगा। तो स्पीड में अगर वो चल रहा है तो उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा लॉस हो रही है। तो उसकी तरंग दैर्घ्य भले ही देखा जाए कम हो, लेकिन बहुत तेज़ होती है, कम होगी लेकिन तेज़ होगी। जबकि रेडियो वेव जैसी जो किरणें होती हैं या तरंगें होती हैं, वो बहुत स्लो होती हैं लेकिन बहुत दूर तक चलती हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि तरंग दैर्घ्य एकांक समय में जो भी आवृत्ति क्या होती है कि एकांक समय में तरंग दैर्घ्य द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। चलिए, तो आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है, ऊर्जा पे निर्भर करती है, मैंने आपको बताया था। तो ऊर्जा क्या है, E बराबर म्यू, यानी कि बी म्यू कह सकते हैं किसे, आवृत्ति को। इसको हम प्लांक नीतांक लगा देते हैं, ये होता है। और जबकि वेग बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वेग बराबर होता है विस्थापन, लेकिन यहाँ विस्थापन की जगह दूरी ले सकते हैं क्योंकि विस्थापन दूरी है। तो ये आप देखोगे तो तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य आ जाएगी ऊपर, तरंग दैर्घ्य बटे टाइम, क्या आ जाएगा, समय। और जबकि यहाँ पे आप देखोगे एकांक समय, तो यहाँ भी टाइम है, तो टाइम बराबर क्या आएगा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, क्या आएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये E है, अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये कर रहा है आपकी आवृत्ति पे। ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। और जबकि इधर देखोगे तो एकांक समय में टाइम में क्या हो रहा है, तरंग दैर्घ्य दूरी तय कर रही है। तो इनका आपस में संबंध होता है। तो हम यहाँ पे संबंध तो खैर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप मोटी तौर पे ये चीज़ें समझते जाइए कि आवृत्ति और वेग, इन चीज़ों में आपस में एक रिलेशन होता है। तो जैसे E है, E एच वी बराबर, तो एकांक समय में एच वी, तो ये T है, तो T ये रख दो, T अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये देखो वेग बराबर, ये वेग है B, यानी कि तरंग वेग है B, तरंग दैर्घ्य है लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा आपका देखा जाए तो यहाँ पे 1 सेकंड में तरंग दैर्घ्य दूरी कर रहा है, तो एकांक समय में ये T ले लो आप, ठीक। तो T बराबर लैम्डा। अब ये जो T है, ये T बराबर अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसमें आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा आपका तो T यहाँ पे वेग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा B, और बराबर लैम्डा आ जाएगा। अब ये वेग जो है, वेग है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एनर्जी पे। जैसी ज़्यादा एनर्जी होगी तो इनका इस टाइप से आप जानते हो इनका आपस में संबंध निकाला जाता है। चलिए, लेकिन हम जीएस लेवल में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जीएस लेवल में जो यूपीएससी रिलेटेड जो जीएस पूछी जाती है तो उस पर हम आपको डीपली बता दे रहे हैं, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं कि वेग आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो भी विस्थापित हो रही है तो वो डिपेंड किस पे करती है, उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करती है, यानी ऊर्जा पे डिपेंड करेगी। अब जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी तो वेग उतना तेज होगा लेकिन कम समय तक, और जितनी कम ऊर्जा होगी तरंग दैर्घ्य उतनी ज़्यादा होगी तो उसका वेग तेज तो नहीं होगा लेकिन बहुत दूर तक वो दूरी तय कर लेगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ निश्चित समझ लीजिए कि जो वेग आवृत्ति होती है, राइट, म्यू होते हैं, वो उसके 1/लैम्डा के डिपेंड पे करती है इस टाइप से। क्योंकि आप जानते हो कि आवृत्ति जितनी तेज होगी लैम्डा तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होती है, यानी कि आवृत्ति अधिक होती है, हम कह सकते हैं कि आवृत्ति अधिक होती है या ऊर्जा अधिक होती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो उतनी ही कम होती है, राइट, उतनी ही ये कम होती है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे तो पुट कर देता है, तो ये चीज़ें दिमाग में सेट कर लीजिए, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, सारा बताएंगे आपको नॉलेज, राइट। और वो क्यों होती है वो हमने आपको स्पष्ट किया है।
चलो देखो, कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं तो उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आपको छूटना नहीं चाहिए, राइट। अगर छूटता है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं कि जो आवर्तकाल है वो क्या है। तो आवर्तकाल आप जानते हो कि आवर्तकाल क्या होता है कि जैसे इस टाइप से आवर्तकाल क्या होता है कि एक कंपन जो हुआ है और एक कंपन में जितना भी समय लगता है, राइट, एक कंपन में यानी कि एक चक्र चलने में जितना भी टाइम लग रहा है, ओके। जैसे प्रकाश का वेग है और ये प्रकाश का वेग जो चल रहा है उसको एक चक्र करने में यानी कि एक कंपन पूरा करने में 360 मतलब इस टाइप से घूम रहा है, अनुप्रस्थ टाइप से चल रहा है वो, तो इसको जितना भी टाइम लेता है एक चक्र में जितना भी टाइम लगेगा उसका वो आवर्तकाल कहलाता है। समझ गए ना, आवर्तकाल वो कहलाता है। क्योंकि आप जानते हो आवर्तकाल जो डिपेंड होता है वो उसके किस पे डिपेंड करता है, वो तरंग दैर्घ्य पे। यानी कि तरंग दैर्घ्य आप जानते हो कि तरंग दैर्घ्य अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा दूर टाइप की है, लंबी टाइप की है तो उसमें आवर्तकाल ज़्यादा लग जाएगा, अगर पास टाइप की है तो कम हो जाएगा। तो आवर्तकाल भी आप जानते हो वो तरंग दैर्घ्य पे ही निर्भर करेगा। और तरंग दैर्घ्य किस पे डिपेंड करती है, वो आवृत्ति पे डिपेंड करती है कि जितनी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ज़्यादा होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे तरंग दैर्घ्य कम होगी तो उसकी आवृत्ति उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये स्पष्ट जो किया था प्लांक जी ने किया था। किसने किया था, जो मैक्स प्लांक रहे हैं इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी प्रकाश के संदर्भ में, राइट। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश जो है वो एक तरंग की भांति आगे तीव्र गति से चलता है। तो मैंने आपको बता दिया तरंग की भांति कैसे चलता है। चलिए अब आगे आप देखोगे कि एक साइंटिस्ट और रहे हैं डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने एक बात कही कि जो प्रकाश है वो आपका कण की भांति भी चलता है, कण की भांति भी चलता है इस टाइप से, ठीक। कण की भांति भी आगे तीव्र गति से बढ़ता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कण की भांति के साथ साथ उन्होंने कहा कि तरंग की भांति भी चलता है, तरंग की भांति भी प्रकाश चलता है। तो इन्होंने कहा भाई परेशान ना हो, दोनों लोग, जो प्रकाश है वो दोनों की भांति काम करता है, यानी कण की भांति उसमें कण भी होते हैं और तरंग भी उसमें उत्पन्न होती है। तो कण की भांति और तरंग की भांति दोनों टाइप से ये क्या होता है, प्रकाश चलता है। किसने कहा था, डी ब्रोगली जी ने कहा था। तो इन्होंने एक संवेग का नियम दिया था, इन्होंने डी ब्रोगली ने। तो संवेग का जो नियम इन्होंने दिया, रूल दिया, तो इन्होंने संवेग का रूल इसी के लिए दिया था, प्रकाश के लिए, राइट। क्योंकि प्रकाश जो है वो कण की भांति भी चलेगा और तरंग की भांति भी चलेगा, दोनों रूप से ये आगे चलता है। इसलिए आप जानते हो तो डी ब्रोगली ने पूरा एक इसका थ्योरेटिकल एक फार्मूला के रूप में उन्होंने समझाया था, डी ब्रोगली ने, कि कैसे कण की भांति और तरंग की भांति ये दोनों में आपसी एक संबंध होता है। क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा जो कण की भांति में इन्होंने E बराबर mc² जो आइंस्टीन ने दिया है, साथ ही साथ इन्होंने जो दिया था E बराबर hb, तो इन्होंने दिया, तो E दोनों बराबर हैं, तो mc² बराबर hb। तो इन्होंने क्या किया, mc² बराबर hb, ये तो प्लांक है, तो यहाँ पे mc² और c भी क्या है, प्रकाश का वेग है। तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य बटे t, ठीक। और लैम्डा जो डिपेंड कर रहा है, ओके, तो ये डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति पे। तो आवृत्ति किस पे है, एक द्रव्यमान पे होती है। तो आप जानते हो इनके संबंध में जो आता है तो वो m से m इससे कट जाता है, तो इसके आप जानते हो कि c² बराबर cb आ जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको संवेग का नियम दिया था, किन्होंने, डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने यही कहा था कि mc² बराबर hb इन्होंने स्पष्ट रख दिया, क्योंकि इन्होंने E बराबर hb जो प्लांक का नियम था और E बराबर mc² वो किसका था, अल्बर्ट आइंस्टीन का था,
तो इन्होंने दोनों को उठा के रख दिया कि देखो दोनों का संवेग के रूल के आधार पर कण की भांति और तरंग की भांति प्रकाश कार्य करता है। ठीक है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे तो प्रकाश कैसा है, तो प्रकाश अगर पूछा जाए तो प्रकाश एक प्रकार से क्या है, ये है अनुप्रस्थ तरंग। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन ये किस टाइप का है, तो ये कण की भांति और तरंग की भांति दोनों टाइप का है, और ये संवेग के रूल के आधार पर इसको स्पष्ट किया जाता है। ये चीजें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कॉन्सेप्ट आप बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम इसी को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, चलो तो आप एक चीज देखो कि इसमें जो एक मिनट जैसे ये प्रकाश है, राइट। तो ये प्रकाश जो है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, राइट। तो विद्युत है, चुंबकीय भी है, और ये एक प्रकार की तरंग भी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होने की वजह से इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहीं सर्दी गर्मी कहीं भी ये प्रवेश कर जाए, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों टाइप का होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आप जानते हो जो प्रकाश है, तो इसमें आप देखोगे क्या क्या होता है। तो इसमें 7 प्रकाश की किरणें होती हैं, जैसे गामा किरण हुई, ठीक, एक्स किरण हुई, इसी के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट हुई, पराबैंगनी किरणें हो गई, इसी के साथ साथ विजुअल लाइट हुई, इंफ्रारेड हो गई यानी कि अवरक्त प्रकाश हो गई, राइट, माइक्रोवेव हो गई, रेडियो वेव भी हो गई। तो ये 7 प्रकार से जो तरंगें होती हैं या किरणें होती हैं, इसमें से निकलती हैं। तो इसमें आप देखोगे तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, राइट, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। जबकि इसकी आवृत्ति अगर बात की जाए, आवृत्ति या ऊर्जा की बात की जाए, तो ये ऊर्जा इसमें सर्वाधिक होती है, राइट। तरंग दैर्घ्य कम होती है लेकिन आवृत्ति ऊर्जा इसमें सर्वाधिक होती है। और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि तरंग दैर्घ्य कैसे कम होती है, आवृत्ति ऊर्जा कैसे अधिक होती है। क्योंकि आवृत्ति ऊर्जा जो अधिक होती है तो वो एकदम स्पीड में चलता है, स्पीड में चलेगा तो इसका मतलब पैर पास पास रखेगा, तो पास पास रखेगा तो जितनी जल्दी पास पास पैर रखेगा तो स्पीड में चलेगा, तो वो चलेगा तो तेज, लेकिन वो दूरी इतनी नहीं तय कर पाएगा, कम कर पाएगा, राइट, जल्दी थक जाएगा। तो इसकी आवृत्ति ऊर्जा तो ज़्यादा है लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य आप देखोगे, देखो इस टाइप से है। तो तरंग दैर्घ्य देख रहे हो कितनी कम है, देखो देखो बहुत ही पास है, तो बहुत कम होती है इसकी तरंग दैर्घ्य। और इसलिए आप जानते हो कि ये जो गामा किरण जो होती है ये आपकी कहाँ रह जाती है, ऊपर ही रह जाती है। और ये आप देखोगे तो ज़्यादातर आप देखोगे तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत यूज की जाती है, जहाँ पे आप देखोगे कि कैंसर जैसी चीज़ें हैं उसका निदान किया जाता है, तो उसमें इसको क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं और सीधा सीधा जो कैंसर के माध्यम से जो भी हमारे अंदर की जो सेल होती है वो नष्ट हो जाती है, ख़राब होती है, जो डैमेज होती है उसको ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये घातक बहुत होती है, हमारी जो हड्डी जो होती है वो कैल्शियम से बनी होती है, उसको भी ये नष्ट कर सकती है। तो इसलिए हमारे शरीर को ये आर पार कर देती है, राइट, ये आर पार कर देती है, तो हमारे शरीर को ये ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए आप जानते हो क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है ना, आवृत्ति अधिक होने की वजह से ये बहुत तेज चलती है, और तेज ऊर्जा होने की वजह से ये शरीर को आर पार कर सकती है, शरीर को ख़त्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो इसलिए सूर्य जो होते हैं, तो सूर्य में जो गामा किरणें होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती हैं। वो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक दूरी तय नहीं कर सकती हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं जा सकती हैं, लंबी दूरी तय नहीं कर सकती हैं। उसका यही कारण है कि उसमें आवृत्ति ऊर्जा अधिक होने की वजह से उनकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होती है, ओके। जबकि इसकी तुलना में अगर एक्स किरण देखी जाए तो एक्स वाली जो है ये एक्स किरण है, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं एक्स किरण का, और भी चिकित्सा क्षेत्र में इनका भी यूज करते हैं। तो ये शरीर को तो आर पार नहीं कर सकती है,
लेकिन आप जानते हो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्कैनिंग होती है बॉडी की, वो एक्स रे के माध्यम से की जाती है, राइट। तो उसमें चिकित्सा में इनका प्रयोग करते हैं, ओके। जबकि इसमें आप कीमोथेरेपी वगैरह इसमें गामा का प्रयोग किया जाता है, और एक्स रे का भी इसमें कर लेते हैं, दोनों का ही प्रयोग होता है। जबकि इससे आप देखोगे कि तरंग दैर्घ्य इसकी अगर देखोगे तो थोड़ी ज़्यादा होती है, आवृत्ति ऊर्जा इसकी कम होगी और तरंग दैर्घ्य इसकी ज़्यादा होगी। इसकी तरंग दैर्घ्य उससे भी ज़्यादा होगी। तो आप जानते हो ये जो 3 होती हैं ऊपर की, जो ये 3 है, ये हमारे पृथ्वी तक नहीं आती हैं, क्योंकि ये चिकित्सा चीज़ों में भले ही यूज की जाती हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि वातावरणीय रूप में अगर ये आ जाती हैं तो हमारे पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को ये ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी तेज़ होती है कि झेलने में मुश्किल पड़ेगा, राइट, झेल नहीं पाएंगे। लेकिन इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें देखा जाए तो तरंग दैर्घ्य उतनी कम होती है, इसलिए ऊपर रह जाती हैं। जबकि अल्ट्रावायलेट तो आती भी हैं। तो अल्ट्रावायलेट में जो हमारे समताप मंडल में जो अल्ट्रावायलेट जो वहाँ की जो परत है, ओजोन परत है, वो उसको अवशोषित कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं अल्ट्रावायलेट को, तो इसलिए भी पृथ्वी पर नहीं आ पाती। तो कभी कभी आ भी जाती थोड़ी बहुत मात्रा में, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। देखते हो कि बहुत सारे वायरस हो जाते हैं, कहीं रोग हो जाते हैं शरीर में, चर्म रोग हो जाता है, जो अल्ट्रावायलेट से ही हो जाता है, राइट। जबकि ये एक्स और वाई ये 0% नहीं आती है, पृथ्वी पे आती ही नहीं है, जबकि ये आ भी जाती हैं कभी कभी, राइट। अब बात करते हैं विजुअल लाइट। अब ये विजुअल लाइट आप देखोगे तो ये एक दृश्य प्रकाश होता है, राइट। क्या होता है? ये एक प्रकार का दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश जो हम अपनी आँखों से नज़रिए से जो हम दृष्टि देखते हैं, या हमको जो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जो फिजिकली हम उनको टच करते हैं, देखते हैं, जो हमको आँखों में प्रकाश आता है, वो एक प्रकार का विजुअल लाइट ही होता है, राइट। विजुअल होता है, क्योंकि विजुअल मतलब दिखाई पड़ता है, वो चीज़ वास्तविक चीज़ें हमको दिखती हैं, वो प्रकाशमान होती हैं, क्योंकि उस पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है और जैसे ही प्रकाश उन पर पड़ता है तो ये प्रकाश हमारी आंखों में टकराता है, आगे इसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारी आंखों में टकराते हैं, तो इससे हमारी आंखों से ये चीज़ वस्तु देखने को मिल जाती है, तो दिखती है। तो 100% क्या है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि इस पर प्रकाश आता है, तो यही प्रकाश जब हमारी आंखों में टच करता है आकर के, तो इससे आंखों में टच करने की वजह से हमको ये चीज़ें दिखती हैं। जबकि हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती है, ये बात चीज़ें याद रखना, हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती है, क्योंकि हमारी आंखों में रोशनी हो तो फिर रात में क्यों नहीं दिखाई देता है? जबकि प्रकाश से हमारी आंखें प्रकाशमान हो जाती हैं, वो भी जब वस्तुओं पर पड़ता है आकर के, तो उन वस्तुओं का सीधा प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, तो वो आंखों में जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु पर जो प्रकाश पड़ा है तो वो विजुअल हो जाती है, तो इसीलिए विजुअल लाइट इसको कहा गया, दृश्य प्रकाश कहा गया है। अब विजुअल लाइट में भी आप देखोगे तो इसमें भी 7 प्रकार के आपको मिलेंगी, जैसे बैगनी है, ठीक है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, राइट, लाल है, सफ़ेद है, लाल है, ऐसा होता है, ठीक, लास्ट में लाल होता है, ये चीज़ याद रखना। तो इस प्रकार से बैगनी है और लाल है, ये आप देखोगे तो इसकी आप देखोगे कि तरंग दैर्घ्य इसकी भी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य आपको इसकी मिलेगी और सबसे कम इसकी मिलेगी, राइट। वो क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि ये रेड जो है ये बहुत दूर तक दिखाई देता है, रात में अगर आप देखोगे रेड है, रेड प्रकाश होता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है, और बैगनी आप देखोगे तो ये दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो इसका कारण है कि इसके लाल की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, जबकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए, जबकि इंफ्रारेड अगर आप देखोगे तो ये इंफ्रारेड हमको ऊर्जा महसूस करती हैं, जबकि आप जानते हो कि विजुअल लाइट जो होता है, ये विजुअल जो लाइट है या दृश्य प्रकाश है, इसमें कोई पूछे क्या ऊर्जा होती है तो कह सकते हैं नहीं होती है, इसमें ऊर्जा नहीं होती है। याद रखना, ऊर्जा जो होती है इंफ्रारेड में होती है, ठीक। ये अवरक्त प्रकाश जो होता है, ये अवरक्त प्रकाश जो है, आपको अवरक्त प्रकाश जो है इसमें आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा देखने को मिल जाएगी जब, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं? एनर्जी फील करते हैं, बॉडी में एनर्जी लगती है, एकदम गरम गरम लगता है। विजुअल लाइट तो केवल दिखाता है, जो हमको गर्मी फील होती है, पसीना आता है, गर्मी लगती है, एनर्जी फील होती है, ऊर्जा फील होती है, वो इंफ्रारेड की ही वजह से ही होती है। अब माइक्रोवेव हैं, ये बहुत ही हमारे जो भी माइक्रो लेवल के जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र होते हैं,
ठीक है, किसी की जांच करना होता है माइक्रो लेवल पे, तो वहाँ पर इन माइक्रोवेवों का बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। और रेडियो वेव तो आप जानते ही हो कि जो रेडियो वेव हैं ये आपकी जितने भी टेलीफोन होते हैं या रेडियो से संबंधित कार्य होते हैं, संचार होते हैं, टेलीफोन, रेडियो, संचार और जितने प्रोग्राम होते हैं इसमें रेडियो वेव का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो आप यहाँ बैठे हो घर और आप 1000-2000 किलोमीटर दूर के व्यक्ति से बात कर लेते हो कॉल पे, एक विदेश से दूसरे विदेश कर लेते हो, तो उसमें क्या है, रेडियो वेव का ही तो प्रयोग होता है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य इनकी सबसे ज़्यादा होती है रेडियो वेव की, इसलिए दूर तक चली जाती हैं। तो इसलिए आप जानते हो ये रेडियो वेव का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश की जो 7 प्रकार के जो भी इसके किरणें होती हैं उनके बारे में हमने आपको डिटेल से समझा दिया है, और एक एक करके इनका क्या प्रयोग होता है, कैसे होता है, इनको हम आगे लेक्चर में बताएंगे। क्योंकि आप जानते हो प्रकाश में भी आप बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे 2 प्रकार के हैं, कण की भांति, क्योंकि प्रकाश कण की भांति और तरंग की भांति दोनों टाइप का होता है। तो कण की भांति में आप जानते हो होता क्या क्या है, जैसे प्रकाश का रेखीय गमन, प्रकाश का रेखीय गमन एक तो ये होता है। दूसरा होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक। एक होता है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, ठीक। इसमें आप देखोगे तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इसमें फिर विवर्तन होता है, फिर किरणन होता है, राइट, ध्रुवण होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, 8-9 प्रकार होते हैं। तो इनको हम एक एक करके डीपली से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और प्रकाश को बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होगा, 2-3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें इस पर समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए।